आज की क्लास में आपके साथ बातचीत करेंगे काव्य लक्षण। भारतीय काव्य चिंतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले यहाँ दो शब्द हैं, काव्य और लक्षण। इसे आसान शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी रचना को किन लक्षणों के आधार पर, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन लक्षणों के आधार पर किसी रचना को हम कविता कह सकते हैं। ठीक है, इस विषय को लेकर जो विमर्श हुआ, जो पर्याप्त बातचीत हुई, एक जो लंबी श्रृंखला रही संस्कृत के काव्य शास्त्रीय आचार्यों की, उसमें उन्होंने कविता के क्या लक्षण हो सकते हैं या कविता किसे कहते हैं, ठीक है ना, इस विषय पे गंभीरता पूर्वक जो मीमांसा हुई है, जो चिंतन हुआ है, उसे हम कहते हैं काव्य लक्षण। अर्थात कविता क्या है या फिर किन लक्षणों के आधार पर किसी रचना को हम कविता कह सकते हैं। अब किसी भी रचना को तो हम कविता कह नहीं सकते, किसी भी बात को तो हम कविता कह नहीं सकते हैं, तो वो कौन से लक्षण हैं, वो कौन सी विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं के आधार पर ये तय किया जाए कि इस रचना को हम कविता कह सकते हैं। वे कौन से लक्षण हैं जिन लक्षणों के आधार पर यह तय किया जा सके कि इसे कविता कहा जा सकता है। ये जो पर्याप्त मीमांसा है, ये जो चिंतन है, जो मनन है, इस पूरी प्रक्रिया को हम काव्य लक्षण कहते हैं। और संस्कृत में हमारे आचार्यों की एक समृद्ध और लंबी परंपरा रही है, जिन्होंने काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है, काव्य का जो चरित्र है उसका विश्लेषण और विवेचन किया है, उसकी विशेषताओं पे बातचीत की है। आगे आप आएंगे तो हिंदी के बहुत सारे कवियों ने, रीतिकालीन बहुत सारे कवि हुए या बहुत सारे आलोचक हुए जिन्होंने कविता की परिभाषा दी। आधुनिक काल के भी बहुत सारे कवियों और आलोचकों ने कविता की परिभाषा दी। पाश्चात्य विद्वानों ने भी कविता क्या है इस बात पे गहन चिंतन और मनन किया। आज की क्लास में हम इन्हीं सभी मीमांसाओं को समझने की कोशिश करेंगे। मूल रूप से संस्कृत के जो हमारे आचार्य थे, उन्होंने कैसे काव्य लक्षण को रेखांकित किया, परिभाषित किया, उस पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य के कुछ कवि आलोचक हैं, उनकी बात करेंगे, और कुछ विद्वान पाश्चात्य आलोचकों की बात करेंगे, और अंत में हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। पहली बात तो यह है कि काव्य को परिभाषित करना या किसी निश्चित सीमा में बांधना आसान काम नहीं है। काव्य के इतने सारे तत्व हैं, उसकी इतनी सारी विशिष्टताएं हैं, उसके भीतर जीवन, समाज और प्रकृति के इतने सारे मूल्य विराजमान हैं कि उसको ठीक ठीक ढंग से परिभाषित करना आसान काम नहीं रहा है। और एक बड़ी बात यह भी है कि खूबसूरत चीजों को या महत्वपूर्ण चीजों को किसी एक ढांचे में या एक खांचे में हम परिभाषित नहीं कर सकते। खूबसूरत चीजों की विशेषता यही होती है कि उन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता है, उनके बारे में सिर्फ बात की जा सकती है। तो काव्य का महत्व या काव्य की महिमा इतनी विस्तृत है कि उसको ठीक ढंग से परिभाषित करना हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण और कठिन काम रहा है। फिर भी भारतीय आचार्यों ने, संस्कृत के आचार्यों ने, चिंतकों ने इस पे पर्याप्त मीमांसा और गहन चिंतन किया है। संस्कृत के आचार्यों ने 3 आधारों पर काव्य लक्षण को विभाजित किया है। पहला आधार है शब्द और अर्थ द्वारा, दूसरा केवल शब्द द्वारा, और तीसरा ध्वनि द्वारा। इन 3 आधारों पर काव्य लक्षण को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसमें आप देखेंगे कि आचार्य भरत से लेकर आचार्य आनंदवर्धन तक लगभग 1000 वर्षों की जो समृद्ध परंपरा रही है, उसमें कई सारे आचार्यों ने, विद्वानों ने अपने अपने ढंग से काव्य लक्षण को परिभाषित किया है और कविता को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्यों की परिभाषा और उनकी मीमांसा पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इस कड़ी में नाम आता है आचार्य भामह का। ठीक है, आचार्य भामह, जिनके बारे में आप जानते हैं, अलंकारवादी आचार्य थे। ठीक है, और किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे आचार्य भामह। आप सब जानते हैं कि आचार्य भामह जो थे वो अलंकारवादी आचार्य थे, और उन्होंने काव्य की आत्मा को लेकर के, या काव्य किसे कहते हैं, इस पे उन्होंने विस्तृत बात की। उनका कहना था शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का जो साहित्य है उसे हम काव्य कहते हैं। यानी कि शब्द और अर्थ के सार्थक मेल को, साथ आने को वो कविता कहते हैं। भामह की इस मान्यता से कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आती हैं, जिसमें वो कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। पहला तो साहित्य शब्द का प्रयोग काव्य के अर्थ में होने लगा। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, साहित्य शब्द का प्रयोग काव्य के अर्थ में होने लगा। दूसरा, ये जो सहितौ शब्द है, इसको लेकर के अलग अलग दृष्टिकोणों से इसकी व्याख्या की जा सकती है। सहितौ में
एक तो है हित सहित। अगर उपयोगितावादी दृष्टिकोण से आप इसके बारे में बात करें तो सहितौ कहता है हित की बात, यानी कि जन कल्याण की बात। और आप याद करें कि जब काव्य प्रयोजन की बात होती है तो काव्य प्रयोजन में आचार्य भामह जो हैं उन्होंने जीवन के चारों पुरुषार्थों को और समग्र कलाओं और यश और आनंद को काव्य का प्रयोजन मानते हैं आचार्य भामह। तो जब वह सहित की बात करते हैं तो उस सहित में लोक जीवन जुड़ जाता है, लोक चेतना जुड़ जाती है। ठीक है, तो शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ के सहित लोक जीवन या लोक कल्याण की प्रस्तावना करने वाले शब्द और अर्थ को भी हम क्या कह सकते हैं, काव्य कह सकते हैं। तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण से सहितौ की यह व्याख्या हो सकती है। एक व्याख्या की काव्य के पर्याय के रूप में, साहित्य के पर्याय के रूप में काव्य का प्रयोग हुआ। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि भामह अलंकारवादी आचार्य थे, इसलिए उनका यह मानना था कि अलंकृत शब्द और अर्थ के सहित रूप को हम क्या कह सकते हैं, काव्य कह सकते हैं। उनका यह भी मानना था कि जैसे बिना किसी आभूषण के कोई स्त्री सुंदर नहीं होती है, खूबसूरत नजर नहीं आती है, वैसे ही बिना अलंकार के काव्य सुंदर नहीं होते हैं। तो शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, भामह की यह जो व्याख्या है इसमें उन्होंने शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता पर बल दिया है और सहितौ शब्द में अलंकार के साथ शब्द के आने की संभावना है। सहितौ शब्द में हित की बात संभव है जो समाज और जन कल्याण की भावना से क्या होता है, जुड़ता है। और उस सहितौ शब्द में साहित्य के पर्याय के रूप में काव्य शब्द का जो प्रयोग है वह भी क्या है, सम्मिलित है। इस प्रकार आप देखें कि भामह ने वस्तुतः काव्य को परिभाषित नहीं किया, बल्कि शब्द और अर्थ का जो महत्व है या शब्द और अर्थ के महत्व की जो समस्या है उस पर एक गहन दृष्टिकोण प्रस्तावित किया। इस दृष्टि से हम कहते हैं कि भामह का जो चिंतन है वह शब्दार्थ युगल प्राधान्य चिंतन है। क्या कहते हैं हमसे, शब्दार्थ युगल प्राधान्य चिंतन, अर्थात ऐसा चिंतन जिसमें शब्द और अर्थ दोनों, युगल मतलब दोनों, शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता और दोनों की विशेषता पर क्या किया गया है, बल दिया गया है। तो इस तरह से आप देखें कि भामह की जो परिभाषा है काव्य को लेकर के, या भामह का जो विचार है काव्य को लेकर, उसमें शब्द और अर्थ दोनों के महत्व को क्या करते हैं, उजागर करते हैं कि अगर शब्द है और शब्द का सही अर्थ नहीं आ रहा है उसे भी हम काव्य नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना, अर्थ है लेकिन अलंकृत नहीं है, सुंदर नहीं है, शब्द चमत्कार उसमें नहीं है, उसे भी हम काव्य नहीं कह सकते। और चूंकि वो अलंकारवादी आचार्य थे तो सहितौ शब्द की व्याख्या में ही हमने देखा कि किस तरह से इसका एक अर्थ यह भी प्रस्तावित होता है कि जो शब्द आए वो अलंकृत शब्द वहां प्रस्तुत होने चाहिए, ऐसी भी मान्यता यहाँ प्रकट होती है। आई बात समझ में? तो इस कड़ी में जैसे कि प्रारंभ में ही मैंने बताया कि 3 तरह के लक्षण बताए हैं, शब्द और अर्थ की प्रधानता, ठीक है ना, सिर्फ शब्द की प्रधानता और ध्वनि की प्रधानता। ठीक है, इस क्रम में जो दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है, जो दूसरे महत्वपूर्ण आचार्य हैं वो है आचार्य दंडी। ठीक है, आचार्य दंडी ने भी काव्य किसे कहते हैं या काव्य के स्वरूप पे विस्तार से बात की। आचार्य दंडी ने अपना एक स्वतंत्र विचार प्रस्तुत किया और आचार्य दंडी ने काव्य के अर्थ की अपेक्षा उसे प्रस्तुत करने वाली भाषा को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया या ज्यादा उसकी प्रधानता दी। इसीलिए आचार्य दंडी की जो मान्यता है उसे हम कहते हैं शब्द प्राधान्यवादी विचार। शब्द प्राधान्यवादी विचार। इसके पहले भामह की मान्यता क्या थी? शब्दार्थ युगल प्राधान्यवादी विचार। ठीक है, यानी कि वो शब्द और अर्थ दोनों को साथ लेते हैं, लेकिन आचार्य दंडी की जो मान्यता है उसमें वह शब्द की प्रधानता देते हैं, यानी कि वह भाषा को प्रधान मानते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने अर्थ के महत्व को प्रतिपादित नहीं किया, लेकिन आचार्य दंडी की दृष्टि में अर्थ गौण है, यानी कि अर्थ द्वितीयक है, प्राथमिकता किसकी है? शब्द की या भाषा की। ठीक है ना, दंडी की मान्यता है, वह कहते हैं शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छन्ना पदावली, अर्थात अभिप्रेत अर्थ से युक्त पदावली काव्य का शरीर है। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, अभिप्रेत अर्थ से युक्त पदावली काव्य का क्या है? शरीर है। इस कथन में अर्थ
और उसका प्रतिपादन करने वाली भाषा दोनों का उल्लेख है, लेकिन भाषा प्रधान है और अर्थ गौण है। कैसे गौण है? यहां पे वह कह रहे हैं अर्थ का उल्लेख जो है वह विशेषण के रूप में कर रहे हैं, ठीक है ना। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थ का प्रयोग वह विशेषण के रूप में कर रहे हैं और पदावली का प्रयोग उन्होंने विशेष्य के रूप में किया है, ठीक है ना। अब आप यहां समझे विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य में व्याकरण का नियम है कि हमेशा प्रधानता विशेष्य की होती है। कैसे? जैसे कि राम बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या है? विशेषण है, लेकिन विशेषण विशेषता किसकी बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है, इसलिए प्रधानता किसकी है? राम की प्रधानता है। ठीक वैसे ही आचार्य दंडी कह रहे हैं कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। यहां इसलिए देखें अब कि जो पदावली है, ठीक है ना, पदावली का प्रयोग उन्होंने क्या किया है? विशेष्य के रूप में किया है। यानी कि जो पदावली है, ठीक है ना, वह क्या है? विशेष्य है, उसकी विशेषता प्रकट हो रही है, ठीक है ना। उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे वह काव्य का शरीर है, ठीक है ना। काव्य का शरीर कैसे है? तो देखें कि पदावली जो है, शब्द जो है या जो भाषा है, वह उनके यहाँ विशेष्य के रूप में प्रकट है, ठीक है, और अर्थ जो है वह क्या है? विशेषण के रूप में प्रकट है। एक और बात है कि वो कहते हैं कि इष्ट अर्थ से युक्त पदावली को काव्य नहीं माना, बल्कि काव्य का शरीर मात्र माना है। स्पष्ट है कि दंडी का उद्देश्य काव्य को परिभाषित करना नहीं था, बल्कि अर्थ की तुलना में भाषा के महत्व को अत्यधिक रूप से प्रतिपादित करना था। उनकी मान्यता का आधार यह है कि भाषा का सौंदर्य महत्वहीन अर्थ को भी सुंदर बना देता है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भाषा सुंदर हो, भाषा चमत्कारिक हो, भाषा प्रभावपूर्ण हो, तो कम अर्थ या बहुत महत्वपूर्ण अर्थ न देने वाले काव्य में भी एक जीवंतता या एक प्राण आ जाता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आचार्य भामह के बाद जो दूसरी मान्यता है वह आती है आचार्य दंडी की, ठीक है। आचार्य दंडी के बाद जो तीसरे महत्वपूर्ण आचार्य हुए और जिन्होंने काव्य के स्वरूप पे बहुत विस्तार से बात की, जिन्होंने कविता क्या है, काव्य क्या है, उसके लक्षण और उसके स्वरूप पे विचार किया, उस आचार्य का नाम है आचार्य आनंद वर्धन। और आचार्य आनंद वर्धन की दृष्टि इसलिए महत्वपूर्ण है कि आचार्य आनंद वर्धन ने समन्वयवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। समन्वयवादी दृष्टिकोण से मतलब यह है कि आचार्य आनंद वर्धन आचार्य भामह और आचार्य दंडी दोनों के दृष्टिकोणों को एक साथ मिलाने की वकालत करते हैं। पहला है भामह का, जिसमें वो शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता पे बात करते हैं। आचार्य दंडी जो है वह सिर्फ शब्द की प्रधानता पे बात करते हैं। आचार्य आनंद वर्धन ने दोनों विचारों को मिला दिया और उनका यह मानना है कि शब्द और अर्थ, ठीक है, एक विचार और दूसरा शब्द, दोनों को वो एक साथ महत्वपूर्ण मानते हैं। और काव्य के स्वरूप निरूपण में उन्होंने भामह और दंडी के द्वारा जो प्रवर्तित विचार है, शब्दार्थ युगल प्राधान्यवादी विचार और शब्द प्राधान्यवादी दृष्टि, दोनों के प्रति उदार एवं समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचय दिया है, ठीक है। और उनकी परिभाषा है, वो कहते हैं वाच्यवाचक सम्मिश्र शब्दात्मा काव्यम। वाच्यवाचक सम्मिश्र शब्दात्मा काव्यम, अर्थात अर्थ की भाषाबद्ध अभिव्यक्ति काव्य है, जिसमें वाच्य और वाचक अर्थात अर्थ और उसके वाचक शब्द सम्मिलित रहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं आई? देखो, वाच्यवाचक सम्मिश्र शब्दात्मा काव्यम, अर्थात इसको ऐसे समझो, अर्थ की भाषाबद्ध अभिव्यक्ति काव्य है, जिसमें अर्थ और उसके वाचक शब्द दोनों सम्मिलित रहते हैं। आप समझ में आया? अर्थ की भाषाबद्ध अभिव्यक्ति काव्य है, यानी कि ऐसी भाषा, ठीक है ना, ऐसी खूबसूरत भाषा, ठीक है ना, जो अर्थ की ठीक से अभिव्यक्ति करती हो, उसे हम काव्य कहते हैं। और उसमें उन्होंने अर्थ और शब्द दोनों के सम्मिलन की बात की और कहा कि दोनों के महत्वपूर्ण सहयोग से क्या होता है? अर्थ की प्रतीति होती है, यानी कि शब्द भी महत्वपूर्ण है और अर्थ भी महत्वपूर्ण है। आनंदवर्धन का यह भी मानना है कि विशिष्टार्थ प्रतिपत्ति हेतु शब्द संदर्भ विशेषो ही काव्यम। आनंदवर्धन की ही यह मान्यता है, एक उक्ति है, इसमें वो कहते हैं
कि विशिष्टार्थ प्रतिपत्ति हेतु शब्द संदर्भ विशेषो ही काव्यम, अर्थात विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाला विशेष भाषिक संदर्भ काव्य है। ठीक है, स्पष्टतः इस उक्ति में दंडी की शब्द प्राधान्यवादी दृष्टिकोण का परिचय देखने को मिलता है, जिसमें कि वो कहते हैं कि विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन तभी हो सकता है जब उसके लिए विशेष भाषिक संदर्भ का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार आप देखें कि आनंदवर्धन भामा और दंडी के दृष्टिकोणों को परस्पर विरोधी नहीं मानते थे, बल्कि दोनों को एक साथ लाते थे। और उनका कहना था कि ऐसे भी काव्य हैं जहां भाषा के सौंदर्य की प्रधानता है, और ऐसे भी काव्य हैं जहां भाषा और अर्थ के सौंदर्य में यह निर्णय कर पाना कठिन है कि कौन प्रधान है और कौन गौण है। ठीक है, उनकी यह मान्यता थी, इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों को सम्मिलित रूप से काव्य की आत्मा स्वीकार किया जाना चाहिए। और आनंदवर्धन ने अपने एक कथन में काव्य लक्षण शब्द का प्रयोग किया है और यह मान्यता व्यक्त की है कि सहृदय पाठक के हृदय में आनंद उत्पन्न करने वाली शब्द अर्थमयी रचना काव्य है। यानी कि उन्होंने कहा कि जिस रचना को पढ़कर हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, ठीक है ना, हृदय में आह्लाद उत्पन्न होता है, उस रचना को हम क्या कह सकते हैं? काव्य कह सकते हैं। इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि काव्य लक्षण बताया कि एक तो शब्द की प्रधानता और शब्द और अर्थ की प्रधानता, दोनों पे तो बल देते ही हैं। इसके साथ उनकी एक और मान्यता यह है कि जिस रचना को पढ़कर हमारे हृदय में आह्लाद पैदा हो, आनंद अनुभूति हो, उसे हम काव्य कह सकते हैं। उसकी परिभाषा दी, सहृदय हृदय आह्लादी शब्दार्थमयत्वमेव ही काव्य लक्षणम। ठीक है ना, कि सहृदय के हृदय में आह्लाद उत्पन्न करे, ठीक है ना, शब्द और अर्थ का वह मेल जो सहृदय के हृदय में आह्लाद या आनंद उत्पन्न करे, उसे ही हम काव्य कह सकते हैं। ठीक है ना, अर्थात उनकी दृष्टि में पाठक या श्रोता के हृदय में आनंद पैदा करना काव्य का प्रधान लक्षण होता है। आई बात समझ में? तो इन तीन आचार्यों को देखें, भामा, ठीक है ना, शब्द और अर्थ की प्रधानता, दंडी शब्द की प्रधानता, और आनंदवर्धन इन दोनों के समन्वय की भी बात करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं कि काव्य वह जो पाठक या श्रोता के हृदय में आनंद पैदा कर सके। आगे बात समझ में? इसके बाद जो चौथे महत्वपूर्ण आचार्य है वो है आचार्य मम्मट। और आचार्य मम्मट काव्य ने जो काव्य की परिभाषा दी है उसे सर्वाधिक स्वीकृति मिली है। ठीक है, और उसे ज्यादा कविता की परिभाषा के निकट और वैज्ञानिक माना गया है। मम्मट ने कहा कि तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है ना, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात ऐसे शब्द अर्थ को काव्य माना जाता है जो अदोष, जिनमें की दोष कम हो, जो दोष रहित हो, गुणयुक्त और कहीं कहीं अनलंकृत भी हो, अर्थात सामान्यतः अलंकृत हो। मम्मट की परिभाषा यह है कि उसे हम काव्य कह सकते हैं जो दोष मुक्त हो, ठीक है, अदोष हो, ठीक है, गुणयुक्त हो, और कहीं कहीं अनलंकृत, यानी कि कहीं कहीं अगर अलंकृत नहीं है, सामान्यतः अलंकृत है, तो भी उसे हम क्या कह सकते हैं? काव्य कह सकते हैं। अब यहां देखें कि इन्होंने अदोषौ शब्द का प्रयोग किया है। अब अदोषौ का मतलब ऐसा नहीं है कि जो दोष रहित है, जो बिल्कुल भी दोष नहीं है, ठीक है ना। अदोषौ से उनका मतलब कि अल्प दोष से है, कि इतना भर दोष कविता में सहन किया जा सकता है जिससे उसके अर्थ में कोई विशेष हानि न होती हो। ठीक है, अर्थात इस प्रक्रिया में आप देखें कि मम्मट का जो दृष्टिकोण है वह थोड़ा लचीला है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल दृष्टिकोण अपनाते हैं। उनका यह मानना है कि अगर अल्प दोष है और अल्प दोष के होने के बावजूद भी शब्द और अर्थ के भाव में, उसके सौंदर्य में ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? काव्य कह सकते हैं। यानी कि दोष इतना कम हो कि काव्य का सौंदर्य प्रभावित न हो सके। ठीक है, एक और शब्द इन्होंने प्रयुक्त किया, गुणयुक्त। ठीक है ना, इन्होंने कहा गुणयुक्त शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। ठीक है ना, इस कथन का अर्थ यह है कि सरस और गुण सहित अर्थ ही क्या है? काव्य है। यानी कि आप देखें कि थोड़ी देर पहले इसके पीछे के जो विद्वान थे आनंदवर्धन,
जिन्होंने हृदय में रसात्मक अनुभूति और आनंद की बात की, इसकी तरफ भी मम्मट का संकेत है। ठीक है ना, कि सरस और गुण सहित, जो सरस होगा वह हृदय में क्या करेगा, आनंद पैदा करेगा और उसमें काव्य गुण मौजूद होंगे। तो आचार्य मम्मट की जो परिभाषा है वह अत्यंत वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण है। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, कि जिसमें जिस शब्द और अर्थ में गुण हो, ठीक है ना, अगर दोष नहीं हो तो यह आदर्शवाद स्थिति है, बहुत सुंदर स्थिति है। लेकिन अगर दोष है, लेकिन उस दोष के होने के बावजूद भी शब्द और अर्थ के सौंदर्य में कोई कमी नहीं आ रही है, उसे भी हम काव्य कह सकते हैं। यानी कि काव्य को लेकर के आचार्य मम्मट का जो दृष्टिकोण था वह अत्यंत लचीला था। ठीक है, और उन्होंने इसमें प्रतिपादित किया कि सौंदर्य की प्रधानता हो, गुण की प्रधानता हो और वह हृदय तक पहुंचने वाली रचना हो, उसे हम काव्य कह सकते हैं। ठीक है, आचार्य मम्मट के बाद पांचवें जो आचार्य हुए, महत्वपूर्ण आचार्य, वो हुए आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात जिस वाक्य से, जिसे पढ़ने से रस की अनुभूति हो, रस का प्रकटीकरण हो, ठीक है ना, उसे हम काव्य कह सकते हैं। अब देखें कि मम्मट की जो परिभाषा है, मम्मट की परिभाषा में उन्होंने सगुणौ शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है ना, जो सगुणौ पद के निहितार्थ में विश्वनाथ ने सरसौ शब्द का प्रयोग किया है। जो वहां सगुणौ है यानी कि गुण सहित, यानी कि रसात्मकता, उसी बात को अपने तरीके से आचार्य विश्वनाथ ने सगुणौ को सरसौ कहा। यानी कि जिसे आचार्य मम्मट गुण सहित कहते हैं, उसे आचार्य विश्वनाथ रसपूर्ण अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी कि जो रसात्मक अनुभूति हमारे हृदय के भीतर उत्पन्न करे, रसानुभूति कराए, आनंद का उद्रेक करे, उसे आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा, काव्य कहा। आचार्य विश्वनाथ ने यह मंतव्य प्रस्तुत किया कि काव्य के प्रभाव से भावक चित्त जिस अखंड और लोकोत्तर आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है, उसे हम काव्य कहते हैं। यानी कि वह जो अनुभूति है, इसीलिए रस को ब्रह्मस्वाद सहोदर कहा गया है, रसानुभूति को, कि ये जो आनंद है यह ईश्वरीय है। तो उनका यह कहना है कि काव्य के प्रभाव से, जिस काव्य के प्रभाव से पाठक या श्रोता यानी कि भावक चित्त हृदय में अखंड और लोकोत्तर आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है, वह रस है। और जहां रस है वहीं काव्य की उपस्थिति है। बिना रस के काव्य की उपस्थिति को उन्होंने क्या कहा, महत्वपूर्ण नहीं माना। तो आचार्य विश्वनाथ आचार्य मम्मट की बात को ही आगे बढ़ाते हैं, उसमें रसात्मक अनुभूति की बात करते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद जो अंतिम विद्वान जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा इस कड़ी में, वो है पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ की महत्वपूर्ण रचना है रसगंगाधर। और पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को हम काव्य कहते हैं। अब रमणीयार्थ का क्या मतलब है, यानी कि सुंदर अर्थ को प्रस्तुत करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। अब यहां देखें कि आचार्य जगन्नाथ का जो दृष्टिकोण है वह भी शब्द प्राधान्यवादी दृष्टिकोण है, जहां वो कह रहे हैं कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द, यानी कि जिन शब्दों से रमणीय अर्थ का प्रतिपादन होता है उसे हम काव्य कहते हैं। तो पंडित राज जगन्नाथ का भी जो दृष्टिकोण है वह भी शब्द प्रधान दृष्टिकोण है। उन्होंने भाषा के महत्व को उजागर किया और कहा कि रमणीय भाषा ही काव्य का अर्थ ठीक से प्रस्तुत कर सकती है। इसमें रमणीयार्थ प्रतिपादक विशेषण है और शब्द क्या है, विशेष्य है। तो शब्द क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया, विशेषण गौण और विशेष्य प्रधान होता है। इस प्रकार जगन्नाथ ने अर्थ को गौण यानी कि द्वितीयक और भाषा को या शब्द को प्रधानता दी है। तो इस प्रकार ये जो 6 आचार्यों जिनका मैंने नाम लिया, आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य जगन्नाथ, ठीक है ना, इन सबकी मान्यताओं को अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि सबको अगर हम एक साथ जोड़ करके देखें तो हम यह पाते हैं कि शब्द और अर्थ की प्रधानता के साथ साथ जो रचना भावक के चित्त के हृदय में आनंद उत्पन्न कर सके, रसानुभूति उत्पन्न कर सके, उसे हम काव्य कह सकते हैं। सम्मिलित रूप से किसी ने शब्द की बात की है, किसी ने अर्थ की बात की है
और आगे जाकर फिर रसानुभूति की भी बात हुई है। जहाँ तक काव्य की परिभाषा का संबंध है तो हिंदी के कवियों और आलोचकों ने भी इस पे बात की है, पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस पे बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बात की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया गया शब्द विधान काव्य है। आचार्य विश्वनाथ के दृष्टिकोण से इनकी मान्यता मिलती है, ठीक है ना। कहा कि सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया गया जो शब्द विधान है उसे काव्य कहा जाता है। और यहाँ देखें कि इनके इस विचार में आचार्य विश्वनाथ का प्रभाव नजर आता है कि हृदय को कैसे मुक्त करती है कविता, हृदय को कैसे परिष्कृत करती है कविता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है, एक बहुत बड़ा लेख है कविता क्या है, उसे आप पढ़िएगा, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत कविता की परिभाषा नहीं दे रहे हैं, बल्कि काव्य रचना में रचनाकार की जो भावभूमि है उसका उल्लेख कर रहे हैं कि वह उक्ति जो हमारे परिपूर्ण क्षणों में पैदा होती है उसे हम कविता कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदपूर्ण प्रभाव डालती है, ठीक है। यानी कि वह प्रभावशाली रचना, शब्द और अर्थ का वह प्रभाव जो पाठक के हृदय पर प्रभाव डाले और आनंद पैदा करे, उसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता कहा, ठीक है। और भी जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, बहुत सारे विद्वानों ने, आलोचकों ने अपने अपने ढंग से कविता की परिभाषा दी है। रीतिकाल के बहुत सारे कवि, ठीक है, उन्होंने अलग अलग ढंग से कविता और कविता के लक्षणों पे बातचीत की है। कुछ पाश्चात्य चिंतक भी थे जिन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इस पे बात की। ड्राइगन ने कहा कविता व्यक्त संगीत है। ड्राइगन के हिसाब से कविता क्या है, व्यक्त संगीत है। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि सघन अनुभूति का सहजोच्छलन ही कविता है, यानी कि जो हमारी अनुभूति स्पॉन्टेनियस ना, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशन, कि जो सहज स्वतः जैसे कि हमारे भीतर से उछल जाए, हमारे भीतर से निकल जाए, उसे वर्ड्सवर्थ ने कहा कि सहज सघन भावानुभूति का सहजोच्छलन, यानी कि गहरी भावानुभूति जब स्वतः निकल पड़ती है उसे हम कविता कहते हैं। शेली ने कहा सर्वोत्तम क्रम में संजोए हुए उत्तमोत्तम शब्द काव्य है। शेली के अनुसार सर्वोत्तम क्रम में संजोए हुए उत्तमोत्तम शब्द काव्य है, यानी कि उत्तम शब्द जो सबसे सर्वोत्तम क्रम में सजा दिए गए हों उसे हम काव्य कहते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा कि कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। उन्होंने जीवन की आलोचना के संदर्भ में कविता को देखा, यानी कि जीवन की व्याख्या है, सकारात्मक व्याख्या है। आलोचना मतलब संपूर्ण दृष्टियों से, हर प्रकार के दृष्टियों से उसका मूल्यांकन। कविता को उन्होंने जीवन का मूल्यांकन बताया, वह रचना जो जीवन की व्याख्या करे, जीवन की आलोचना करे। मैथ्यू आर्नोल्ड के हिसाब जीवन की व्याख्या करे उसे हम कविता कहते हैं। इन तमाम व्याख्याओं से अगर हम निष्कर्ष पे पहुंचना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि संस्कृत, हिंदी और जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन विद्वानों ने कहीं कहीं काव्य के कलात्मक उत्कर्ष पर बल दिया है, तो कहीं कहीं उसके मूल में अर्थ की संप्रेषणीयता है। किसी ने अर्थ को की बात की है तो किसी ने कलात्मक सौंदर्य की उपस्थिति को दिखाया है। और इन सभी व्याख्याओं में कहीं ना कहीं अलग अलग कविता को लेकर जो अलग अलग सौंदर्य दृष्टियां हैं उनका हमें परिचय प्राप्त होता है। दूसरी बात कि यद्यपि काव्य की सर्वथा और पूर्ण परिभाषा कभी नहीं दी जा सकती है और संभव भी नहीं है, लेकिन इस तरह की व्याख्याओं से, इस तरह के विवेचनों से यह जरूर स्पष्ट हो जाता है कि कविता बाकी रचनाओं से किस तरह भिन्न है, ठीक है, या बाकी गद्य साहित्य की अन्य विधाओं से कविता को हम कैसे अलग कर सकते हैं या कविता को लेकर हम कैसे एक समझ बना सकते हैं। इन व्याख्याओं से यह बात जरूर समझ में आ जाती है। काव्य के अलग जो साहित्य की जो अलग विधाएं हैं, काव्येतर विधाएं हैं, उन काव्येतर विधाओं से अलग पहचान दिलाने में इन परिभाषाओं और व्याख्याओं का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। आइए समझ में, तो काव्य लक्षण क्या है पहले आप ये बता देंगे। काव्य लक्षण के संबंध में जो संस्कृत के जो आचार्य हैं उनका नाम, उनकी मान्यता, ठीक है। उसके बाद दो चार हिंदी के विद्वान, पाश्चात्य के विद्वान, और फिर अंत में आप निष्कर्ष लिख दीजिए, ठीक है।